गुंडे जबरदस्ती करते हैं, उस लड़की को उतार रहे हैं, वो बेचारी बचने का प्रयास कर रही है, कोई तो मुझे बचाओ। एक कोई पत्रकार है, वो पत्रकार बाबाओं पर रिसर्च कर रहा है। किस पे? साधु महात्माओं पर रिसर्च कर रहा है। हरिद्वार चला जाता है। कहां चला जाता है? वहां वो देखता है कि एक बाबा जी है जो सुबह सुबह डेली 4 बजे उठते हैं, ठंड के दिनों में, दिसंबर जनवरी के महीने में, गंगा जी की धार में खड़े होके नंग धड़ंग खड़े होके नहाते हैं और डेली सेम रूटीन फॉलो करते हैं। एक दिन उन पत्रकार ने उन बाबा जी कहा कि बाबा जी, सुबह सुबह 4 बजे इतनी ठंड में, इतने ठंडे पानी में, गंगा जी के सामने आती हुई धार में जाके खड़े होते हो, डर नहीं लगता कि कभी गंगा जी अंदर ही रख लेगी? और बाबा जी ने उस पत्रकार का डर, भय, काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, जलन, मोह, माया, इन सब से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूं। यह सब चीजें मुझे अधिक प्रभावित करती। पत्रकार को बाबा जी बड़े प्रभावित करते हैं, यार गजब आदमी है। पत्रकार बाबा जी को फॉलो करता है, डेली बातचीत करता है, डेली मिलता है। एक दिन बाबा जी उस पत्रकार कहते हैं, आओ तुम एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 भाई थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बड़े भाई की शादी हो रखी थी। बड़ा भाई मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था, छोटा भाई पढ़ाई करता था। बड़े भाई का एक ही सपना था कि छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी लगानी है। समय का चक्कर घुमा, गांव में अकाल पड़ा, गांव में मजदूरी मिलनी बंद हो गई, बड़े भाई पर कर्जा हो गया, मांगने वाले घर आने लगे। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी को कहा, इस प्रकार घर पर बैठे बैठे, हाथ पर हाथ धरे बैठे से काम चलेगा नहीं। मैं बाहर जाता हूँ, पैसे कमा कर लाता हूँ, गांव का कर्जा पूरा चुकाता हूँ, तब तक तुम घर संभालना। मैं हर महीने तुम्हें घर के खर्चे के रुपए भेजता रहूंगा, तुम उनसे घर चलाना, छोटे भाई को पढ़ाना, इसकी पढ़ाई बंद होने मत देना। जब मैं खूब सारे रुपए लेकर लौटूंगा, तब अपने गांव का कर्जा चुका देंगे। और तुमसे यदि कोई गांव वाला मांगने के लिए है, तुम कहना कि मेरा आदमी घर पर नहीं है। बड़ा भाई रात के अंधेरे में चुपचाप वो गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में कमाने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब मांगने वाले आए, उसकी पत्नी ने कहा कि पति घर पर नहीं है। मांगने वाले धीरे धीरे आने बंद हो गए। उस पति ने शुरुआत के 2-3 महीनों में लगातार अपनी पत्नी को पैसे भेजे। वह पत्नी अपने देवर को पढ़ाती रही, अपना घर चलाती रही। 2-3 महीनों बाद में उस व्यक्ति ने पैसे भेजने बंद किए, वो तो ठीक, उसके समाचार मिलने भी बंद हो गए। अब उसकी कोई सूचना नहीं थी। उस महिला ने थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी उसने कर रखी थी, उससे 1-2 महीने घर चलाया। पर यदि जमा पूंजी होती तो बड़े भाई को घर छोड़ना ही क्यों पड़ता? जब पैसे आने बंद हुए, समाचार मिलने बंद हुए, उसने सोचा क्या पता कहीं दूर चले गए कमाने के लिए, पैसे नहीं भेज पाए हो, बाद में भेज देंगे। पर अब घर कैसे चलाया जाए? उस महिला ने मेहनत मजदूरी करना शुरू किया, क्योंकि वो जानती थी कि छोटे जो देवर है मेरा, उसकी पढ़ाई करवानी, पति कह के गए थे कि इसकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। वो अपने देवर को पढ़ाती है, मेहनत मजदूरी करती है। समय बीतता गया, छोटा भाई सरकारी नौकरी लग जाता है। बड़े भाई के अब भी कोई समाचार नहीं थे। गांव वालों की मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि बड़ा भाई मर चुका है, इसलिए अब तक उसका कोई समाचार नहीं है। यदि बड़ा भाई मर चुका है तो उस महिला को विधवा घोषित कर दिया गया, और विधवा महिला पर उसके पीहर वालों का अधिकार होता, तो उसके पिताजी उसको लेकर चले गए। उस महिला का बाप एक शराबी व्यक्ति था। एक दिन वह रात को देखती है कि उसके पिता जो है वो एक सेठ से उसका सौदा कर रहे हैं, इतने रुपए दोगे तो मैं मेरी बेटी को तुम्हें बेच दूंगा। सेठ नेगोशिएशन कर रहा है कि इतने नहीं दूंगा, इतने कम ले लो, और बाप थोड़े रुपए ज्यादा मांग रहा है। वो जब ये कंडीशन देखती है, उसको लगता है कि यदि मुझे बेच दिया गया, कहीं नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, क्या पता जो लेकर जाए वो आगे और बेच दे, जिंदगी स्लेव जैसी हो जाएगी। वो वहां से भाग जाती है, भागकर वापस अपने देवर के पास आती है। अपने देवर को आकर कहती है, मुझे बचाओ, क्योंकि मेरे पिता मुझे बेच रहे हैं। देवर ने उन्हें कहा कि भाई, आप पर आपके पिता का अधिकार है, आप विधवा महिला हो, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। उसने कहा कि गांव के सामाजिक रीति रिवाज ये कहते हैं कि देवर अपनी भाभी से विवाह कर सकता है, विधवा भाभी से विवाह कर सकता है। गांव में इस प्रकार के नाते होते हैं। तुम मेरे से विवाह कर लो, यदि तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो फिर मेरे पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, और तुम्हारा अधिकार हो जाएगा तो मेरे पिता मुझे बेच नहीं पाएंगे। उसने कहा बात तो सही है, इस प्रकार की शादियां होती है, पर आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने आपको कभी इस नजर से देखा ही नहीं, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। गांव वालों की पंचायत पुनः बैठी। गांव वालों ने कहा कि इस महिला को कहीं बेच दिया जाए, ये बेचारी दर दर की ठोकरें खाती घूमे, उससे अच्छा तुम शादी कर लो, ठीक रहेगा। वो देवर भाभी आपस में शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, हंसी खुशी वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन बड़ा भाई बहुत सारे धन के साथ वापस लौटता है। उसने पहले तो अपने पत्नी को कहा कि जब मैं कहकर गया था वापस आऊंगा, तो तुमने इंतजार क्यों नहीं किया, तो तुमने शादी कैसे कर ली इसके साथ। गांव वाले वापस आए, गांव वालों ने आकर उसे कहा कि भाई, जब तेरे समाचार नहीं आए तो ये हमारी पंचायत का निर्णय था कि इस महिला को विधवा घोषित किया गया, और विधवा महिला देवर से शादी कर सकती, इसलिए इन्होंने शादी की। यदि तू जिंदा था, रुपए नहीं भेज पाया, कोई बात नहीं, समाचार तो भेजता, तो हमें वस्तु स्थिति तो पता होती। वो महिला अंदर बैठी बैठी सोचती है कि मेरा पति कौन है,
वह जिसके साथ मैं अभी रहती हूँ, जिससे मेरे बच्चे हैं, या वह जो मेरा पहले पति था और बाहर आके बैठा है बहुत धन के साथ? हूं गोरी किण पीवरी, हूं गोरी पीयू मतलब पति, गोरी मतलब महिला। मैं अब किसकी पत्नी हूं, मेरा पति कौन है? उधर वो बड़ा भाई बाहर बैठा बैठा सोचता है, यदि मैं ना आता तो इनका जीवन ठीक चल रहा था। इन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया था, छोटे भाई की सरकारी नौकरी थी, इन्होंने आपस में विवाह कर लिया था, इनके बच्चे थे, इन पर कोई कर्जा नहीं था, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैंने आके फालतू में इन सब लोगों के जीवन में झंझावात पैदा कर दी है। बड़ा भाई बहुत सारा धन कमा के लौटा था, वो पूरा धन वहां पर छोड़ता है, चुपचाप वहां से वापस निकल जाता है। ये कहानी सुनाकर बाबा जी पत्रकार को कहानी सुनाकर वहां से चले गए। पत्रकार बैठा बैठा सोचता है कि बड़ा भाई बाबा जी तो नहीं। क्योंकि बाबा जी ने शुरू में क्या कहा था, डर भय काम क्रोध मोह माया लालच ईर्ष्या जलन, इन सब से मैं ऊपर आदमी तभी उठता है जब मोटा झटका लगे। तो आदमी का जीवन तो बदल ही गया था, इसलिए इस टाइटल का नाम क्या है बताओ देखे, हूं गौरी किरण प्योरी। क्या नाम है? लास्ट कहानी कौन सी, लास्ट नाम बताओ। मैं बोल रहा हूँ 9th में 11th क्लास में हमारे चैप्टर लगता था मेहंदी के फूल। रेगिस्तान का दृश्य है, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, एक रोड है और रोड पर एक बस चलती जा रही है, खचाखच भरी हुई बस। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है, तो कोई गाड़ी को ओवरटेक करने वाला भी नहीं है, केवल एक गाड़ी एक बस है। बस की अगली सीट पर एक सेठ जो कि बहुत पैसे वाला है अपनी बेटी के साथ में बैठा हुआ है। उसकी बेटी ने बहुत सारे गहने पहन रखे, क्योंकि सेठ पैसे वाला तो सोने के गहने हैं सेठ की बेटी के पास। बस की सबसे पिछली सीट पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ है, जो एक लड़का अपनी पत्नी को मुकलावा करके लेके जा रहा है कि उनका बाल विवाह हुआ था। अब जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसके पीहर वाला उनका लेकर जाओ, तो मुकलावा समझ के गोना, वो उसका गोना करवा के लेके जा रहा है। लड़की जो कि 16-17 साल की उम्र की नवविवाहिता है, पहली बार अपने पीहर से ससुराल जा रही है, जिसने अपने पति से अब तक बात करना छोड़ी, अब तक भर पलक निहारा भी नहीं है, चुपचाप घूंघट में एकदम दुल्हन की तरह बैठी हुई, सकुचाई हुई सी। लड़का धीर गंभीर मुद्रा में अपने सिर पे साफा बांधे हुए हाथ में तलवार लिए हुए बैठा हुआ है। अचानक बस को एक जीप ओवरटेक करती है, ओवरटेक करके जीप आगे लगती है, बस को रुकवाया जाता है, जीप में से 4-5 गुंडे उतरते हैं, उस सेठ की बेटी को नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, उसके गहने छीनने का प्रयास करते हैं। सेठ बीच बचाव करता है, गुंडे उसे पीटते हैं, सेठ की बेटी चिल्लाती है बचाओ बचाओ कोई तो मुझे बचाओ, लेकिन बस में सुनसान सन्नाटा, कोई भी बस में उन गुंडों के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। सबको जैसे कोई सांप खा गया, सांप सूंघ गया, चुपचाप बैठे हुए। तुम मेरे से विवाह कर लो, यदि तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो फिर मेरे पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, तुम्हारा अधिकार हो जाएगा तो मेरे पिता मुझे बेच नहीं पाएंगे। उसने कहा बात तो सही है, इस प्रकार की शादियां होती है, पर आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने आपको कभी इस नजर से देखा ही नहीं, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? गांव वालों की पंचायत पुनः बैठी, गांव वालों ने कहा कि इस महिला को कहीं बेच दिया जाए, ये बेचारी दर दर की ठोकरें खाती घूमे, उससे अच्छा तुम शादी कर लो, ठीक रहेगा। वो देवर भाभी आपस में शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, हंसी खुशी वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन बड़ा भाई बहुत सारे धन के साथ वापस लौटता है। उसने पहले तो अपने पत्नी को कहा कि जब मैं कहकर गया था वापस आऊंगा तो तुमने इंतजार क्यों नहीं किया, तो तुमने शादी कैसे कर ली इसके साथ? गांव वाले वापस आए, गांव वालों ने आकर उसे कहा कि भाई जब तेरे समाचार नहीं आए तो ये हमारी पंचायत का निर्णय था कि इस महिला को विधवा घोषित किया गया, और विधवा महिला देवर से शादी कर सकती, इसलिए इन्होंने शादी की। यदि तू जिंदा था, रुपए नहीं भेज पाया कोई बात नहीं, समाचार तो भेजता तो हमें वस्तु स्थिति तो पता होती। वो महिला अंदर बैठी बैठी सोचती है कि मेरा पति कौन है, वह जिसके साथ मैं अभी रहती हूँ, जिससे मेरे बच्चे हैं, या वह जो मेरा पहले पति था और बाहर आके बैठा है बहुत धन के साथ? हूं गोरी किण पीवरी, हूं गोरी पीयू मतलब पति, गोरी मतलब महिला। मैं अब किसकी पत्नी हूं, मेरा पति कौन है? उधर वो बड़ा भाई बाहर बैठा बैठा सोचता है, यदि मैं ना आता तो इनका जीवन ठीक चल रहा था। इन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया था, छोटे भाई की सरकारी नौकरी थी, इन्होंने आपस में विवाह कर लिया था, इनके बच्चे थे, इन पर कोई कर्जा नहीं था, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैंने आके फालतू में इन सब लोगों के जीवन में झंझावात पैदा कर दी है। बड़ा भाई बहुत सारा धन कमा के लौटा था, वो पूरा धन वहां पर छोड़ता है, चुपचाप वहां से वापस निकल जाता है। ये कहानी सुनाकर बाबा जी पत्रकार को कहानी सुनाकर वहां से चले गए। पत्रकार बैठा बैठा सोचता है कि बड़ा भाई बाबा जी तो नहीं। क्योंकि बाबा जी ने शुरू में क्या कहा था, डर भय काम क्रोध मोह माया लालच ईर्ष्या जलन, इन सब से मैं ऊपर आदमी तभी उठता है जब मोटा झटका लगे।
तो आदमी का जीवन तो बदल ही गया था, इसलिए इस टाइटल का नाम क्या बताओ देखे, हूँ गौरी किरण प्योरी। क्या नाम है? लास्ट कहानी कौन सी, लास्ट नाम बताओ। मैं भूल रहा हूँ, 9th में 11th क्लास में हमारे चैप्टर लगता था मेहंदी के फूल। रेगिस्तान का दृश्य है, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, एक रोड है और रोड पर एक बस चलती जा रही है, खचाखच भरी हुई बस। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है, तो कोई गाड़ी को ओवरटेक करने वाला भी नहीं है, केवल एक गाड़ी, एक बस है। बस की अगली सीट पर एक सेठ जो कि बहुत पैसे वाला है, अपनी बेटी के साथ में बैठा हुआ है। उसकी बेटी ने बहुत सारे गहने पहन रखे, क्योंकि सेठ पैसे वाला, तो सोने के गहने हैं सेठ की बेटी के पास। बस की सबसे पिछली सीट पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ है, जो एक लड़का अपनी पत्नी को मुकलावा करके लेके जा रहा है, कि उनका बाल विवाह हुआ था। अब जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसके पीहर वाला उनका लेकर जाओ, तो मुकलावा समझ के गोना, वो उसका गोना करवा के लेके जा रहा है। लड़की जो कि 16-17 साल की उम्र की नवविवाहिता है, पहली बार अपने पीहर से ससुराल जा रही है, जिसने अपने पति से अब तक बात करना छोड़ी, अब तक भर पलक निहारा भी नहीं है, चुपचाप घूंघट में एकदम दुल्हन की तरह बैठी हुई, सकुचाई हुई सी। लड़का धीर गंभीर मुद्रा में अपने सिर पे साफा बांधे हुए, हाथ में एक तलवार लिए हुए बैठा हुआ है। अचानक बस को एक जीप ओवरटेक करती है, ओवरटेक करके जीप आगे लगती है, बस को रुकवाया जाता है, जीप में से 4-5 गुंडे उतरते हैं, वो सेठ की बेटी को नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, उसके गहने छीनने का प्रयास करते हैं। सेठ बीच बचाव करता है, गुंडे उसे पीटते हैं, सेठ की बेटी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन बस में सुनसान सन्नाटा, कोई भी बस में उन गुंडों के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। सबको जैसे कोई सांप खा गया, सांप सूंघ गया, चुपचाप बैठे हुए। गुंडे जबरदस्ती करते हैं, उस लड़की को उतार रहे हैं, वो बेचारी बचने का प्रयास कर रही है, कोई तो मुझे बचाओ, लेकिन कोई उतरता नहीं है। अचानक सबसे पिछली सीट पर बैठी वो लड़की, जो अपने पति के साथ बैठी है, जो पहली बार ससुराल जा रही है, जिसने घर से बाहर निकल के नहीं देखा, जिसने पति से बातचीत नहीं की, जिसकी उम्र 17-18 साल है, जो घूंघट में बैठी है, अभी तक शर्म कर रही थी, वो अचानक अपने पति से पूछती है कि तुम्हारे पास ये जो तलवार है, ये खिलौना है क्या? और वो कहता, अरे ये तो बोलती भी है। उसने कहा, नहीं, तलवार है, सुबह धार लगा के लाया था, मतलब इसको। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी नजरों के सामने कोई किसी लड़की की इज्जत लूटे? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी नजरों के सामने कोई किसी लड़की के गहने लूटे और तुम चुपचाप बैठे रहो? उस लड़के ने कहा कि तुम्हारी बात बहुत सही है, मेरा खून खोल रहा है इन सबको देखकर, पर हम एक शुभ कार्य से जा रहे हैं। घर पर मेरे बूढ़े माता पिता हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी माता ने आरती की थाली सजाई होगी, उनको लगता होगा बीननी घर पे आएगी, मैं बीननी का बधावा करूंगी, बीननी को बधारूंगी, उसका स्वागत करूंगी। मेरे पिता खुश हो रहे होंगे कि आज मेरा जो घर जुड़ जाएगा, मेरा घर बंध जाएगा। हम मैं यदि यहाँ लड़ा, अधिकतम संभावना है कि मैं यहाँ लड़ता हुआ मारा भी जा सकता हूँ, हम घर पहुंच नहीं पाएंगे, मेरे माता पिता इंतजार करते रह जाएंगे, हम अपना जीवन शुरू नहीं कर पाएंगे, उससे पहले हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उस लड़की ने कहा कि यदि तुम आज नहीं खड़े हुए तो मेरी नजरों में आज ही मर जाओगे। यदि तुम आज नहीं खड़े हुए तो अगला पूरा जीवन मैं इस बात के साथ कैसे गुजारूंगी कि कायर पति की पत्नी हूं। इससे अच्छा तुम मर जाओ यहाँ पर। मैं एक वीर की पत्नी कहलवाना पसंद करूंगी, न कि किसी कायर के साथ रहना पसंद करूंगी। वो लड़का खड़ा होता है, उन गुंडों को पीट पाट के भगा देता है वहां से, उस लड़की को बचा लेता है, सेठ की बेटी को बचा लेता है। वो लड़का उस युद्ध में घायल होता है, वो जो भी झड़प है उसमें घायल होता है और मर जाता है। वो 17-18 साल की लड़की, जिसने उस लड़की को प्रेरित किया था लड़ने के लिए, उसके साथ में सती हो जाती है। जिसकी मेहंदी के फूल नहीं सूखे थे, उससे पहले वो सती हो गई थी, इसलिए नाम क्या है? बोले बड़ी बात, मजा आया कहानी सुन के? इससे ज्यादा मजा पढ़ के आता है। पर तुम पढ़ते, चलो